गरीब माँ मैगी वाली की सफलता। रमेश अपनी बीवी सीता और बेटे राघव के साथ एक बड़े से घर में खुशी खुशी रहता था। रमेश का एक सुपरमार्केट था जिसे वो बड़े ही अच्छे से चलाता था। लेकिन रमेश का मदन नाम का एक दोस्त था जो उसकी तरक्की पर बहुत ही जला करता था। वो किसी भी तरह रमेश को नीचे गिरते हुए देखना चाहता था। इसलिए वो एक बार कुछ जाली कागज बनाकर रमेश के पास जाता है और कहता है, अरे सुनो रमेश, दरअसल मैं बैंक से कुछ कर्जा ले रहा हूँ अपना नया धंधा करने के लिए, और इसके लिए मुझे एक गारंटर की जरूरत है। क्या तुम इस गरीब दोस्त की मदद करोगे? अरे मदन, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ कहाँ साइन करना है? रमेश मदन की चाल को समझ नहीं पाता और उसके लाए हुए कागजात पर दस्तखत कर लेता है। दूसरे दिन जब रमेश अपना सुपरमार्केट शुरू करने जाता है, तभी वहाँ मदन कुछ वकील और पुलिस को लेकर उसके पास आता है और कहता है, अरे रुक जा रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मदन, मैं तो अपना सुपरमार्केट खोल रहा हूँ, ग्राहक आने का समय जो हो रहा है। नहीं नहीं रमेश, तुम ये नहीं खोल सकते। तुम ये सुपरमार्केट अब नहीं खोल सकते क्योंकि ये मार्केट खोलने की तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? इसका क्या मतलब है? हाँ, अभी समझाता हूँ। ये देखो कागजात, अब ये सुपरमार्केट मेरा हो चुका है। देख लो ये दस्तावेज, कल ही तुमने ये सुपरमार्केट मेरे नाम किया है। ये सुनते ही रमेश उन कागजात को देखने लगता है और चिल्ला कर कहता है, अरे ये क्या किया मदन तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरा परिवार है, मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? इस तरह से रमेश चिल्लाता रहता है, लेकिन मदन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। बेचारा रमेश अपनी दुकान के साथ साथ घर भी खो चुका था। ये देख वो बहुत ही दुखी होता है। वो घर जाकर रोता रहता है, लेकिन उसकी बीवी सीता उसे समझाकर शांत कराती है और वो तीनों भी घर छोड़कर गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगते हैं। लेकिन रमेश को इस बात का इतना सदमा लगता है कि वो कुछ ही दिनों में मर जाता है, जिस वजह से सीता पर नई मुसीबत टूट पड़ती है। तब उसका बेटा राघव अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हमारा क्या होगा? पापा कहाँ चले गए? वो वापस क्यों नहीं आ रहे? बेटा रो मत, तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है, लेकिन कई और रास्ते जरूर खुलेंगे। इस तरह से सीता बातें कर रही थी कि तभी वहां एक मैगी से भरी हुई लॉरी वहां आती है। उस लॉरी का ड्राइवर नीचे उतरकर सीता से कहता है, सीता बहन, मैं आपकी दुकान का पुराना मैगी नूडल्स का सप्लायर हूँ, लेकिन आज जब मैं माल पहुँचाने आपकी दुकान गया था, तब मुझे वहां जाकर सारी सच्चाई का पता चला। बहन आप डरो मत, ये जो मैगी मैं लाया हूँ इसका सारा पेमेंट रमेश भाई ने मुझे पहले ही एडवांस में दे दिया था, इसलिए सोचा कि ये सारा माल मैं आपके पास पहुंचा दूं। ऐसा कहकर वो ड्राइवर सारा मैगी का माल उतारकर अपनी लॉरी लेकर वहां से चला जाता है। सीता के दिमाग में अब उस मैगी नूडल्स को देखकर एक आइडिया आता है। अरे वाह, इतनी सारी मैगी से तो हम कई सारे प्रकार की मैगी बना सकते हैं और बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कहकर सीता दूसरे ही दिन से रास्ते पर मैगी से कई सारे अलग अलग प्रकार की मैगी बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उसकी मैगी शॉप पर भीड़ होने लगती है और वो ढेर सारे पैसे भी कमाने लगती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। सीता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर वकील बनाती है, लेकिन मदन को इस बात का कुछ पता नहीं रहता। उसे तो राघव की शक्ल भी याद नहीं रहती। इसी बात का फायदा लेकर राघव एक दिन मदन के पास एक डील लेकर जाता है और उससे अपने कागजात पर दस्तखत करवा लेता है। दूसरे दिन जब मदन शॉप खोलने आता है तो उसे पता चलता है कि राघव तो रमेश का बेटा है, और जिस तरह से उसने रमेश को धोखे से उसका शॉप हथिया लिया था, राघव ने ठीक वैसे ही करके वो वापस ले लिया। तब राघव कहता है, क्यों मदन जी, कैसा लगा? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। ये सब देखकर तो मदन अपना सर ही पकड़ लेता है और वो गांव छोड़कर चला जाता है। लेकिन सीता सुपरमार्केट के सामने ही मैगी बेचकर सुपरमार्केट भी चलाने लगती है। जादुई भैंस चोर। हरिपुरम नाम के गांव में राजनाथ और रामनाथ नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों के पास पिता की दी हुई जायदाद थी। इन दोनों में से राजनाथ बड़ा था। वो बहुत ही लालची था।
जबकि रामनाथ छोटा था और बहुत ही भोला था। राजनाथ अपने पिता की दी हुई जायदाद में से एक घर और एक दूध देने वाली गाय अपने लिए रख लेता है और भैंस रामनाथ को दे देता है। रामनाथ अपने भाई के आगे एक भी बात नहीं करता था। वो भैंस को लेकर उसे चराने के लिए जंगल ले जाता है। ये देख उस गांव का आदमी रामनाथ से कहता है, क्यों रामनाथ, तेरे भाई ने तुझे धोखा देकर घर और दूध देने वाली गाय दोनों ही ले ली और तुझे किसी भी काम में न आने वाली ये भैंस हाथ में थमा दी। इसका तुम क्या करोगे? इसे चारा खिलाना भी बेकार है। तू बहुत ही भोला है। क्या करूं? भैया के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही मेरी मदद करें। ये कहकर रामनाथ भैंस को जंगल में एक स्वामी जी के आश्रम के पास चारा खिला रहा था। उस आश्रम के स्वामी जी ये देखकर उस भैंस को चारा डालते हैं। उसके चारा खाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं कि तभी वो भैंस एक जादुई भैंस में बदल जाती है। उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। वो कुछ भी कर सकती है। वो हवा में उड़ सकती थी, गायब हो सकती थी, जितना भी चाहे वो वजन उठा सकती थी। भैंस को वैसे बदलते हुए देख रामनाथ सोचता है कि उससे कुछ रोजी रोटी कमाकर कुछ पैसे जोड़ लिए जाएं। एक बार गांव में एक ट्रक गड्ढे में फंस जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए इस भैंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रक को भैंस जोर से खींचकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह गांव में बाढ़ आने की वजह से गांव के लोग नदी पार करने के लिए भैंस की मदद लिया करते थे। भैंस उन्हें हवा में उड़ाकर नदी के उस पार बहुत ही सुरक्षित छोड़ देती थी। लोग भैंस को एक रस्सी बांधकर उसकी मदद से हवा में उड़ा करते थे। इस तरह भैंस के जादू को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित होते थे और रामनाथ की तारीफ किया करते थे। ये सब राजनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजनाथ रामनाथ के पास आता है और कहता है, ये हमारे पिता की दी हुई संपत्ति है, इसके इस्तेमाल में मेरा भी हिस्सा है। तुम अकेले ही गांव में अच्छा नाम कमा रहे हो, तो मैं क्यों चुप रहूं? ये क्या कह रहे हो भैया? तुम ही ने तो घर और दूध देने वाली गाय अपने पास रख ली और ये भैंस मुझे दे दी। अब आकर ऐसे क्यों बात कर रहे हो? 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम मेरे आगे जुबान चला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये कहकर राजनाथ वहां से चला जाता है और उस रात को रामनाथ के घर भैंस चुराने जाता है। दीवार से छलांग मारकर भैंस को चुराकर अपने घर ले जाता है और उसे रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध देता है और अंदर जाने लगता है कि तभी एक आवाज आती है। राजनाथ उस आवाज को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। वो भैंस की ओर देखता है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो आवाज भैंस से आई थी। राजनाथ आश्चर्यचकित होता है। तब भैंस राजनाथ से कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ को भोला बनाकर तुमने अपने पिता की जायदाद चुरा ली, अब मुझे भी चुरा के यहाँ लाए हो? तुम जैसे इंसान का क्या करें? ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे पिता की संपत्ति का हिस्सा ही तो हो, तो तुमसे जो भी मिलेगा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तुम लालची किस्म के इंसान हो। तुम्हारे भोले भाई को तुमने दुख दिया है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर भैंस एकदम से रस्सी तोड़कर राजनाथ की जमकर धुलाई करके रामनाथ के घर चली जाती है। इस पिटाई से राजनाथ की अक्ल ठिकाने आ गई। उसके लालच से जानवरों को भी गुस्सा आता है। ये समझकर वो अपने भाई से अच्छे से पेश आने लगता है और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताने लगता है।
लालच बुरी बला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।